हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने किया था शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। ओरिजिनली हमारे पास 8 शेड्यूल्स थे, बाद में 4 शेड्यूल्स और ऐड किए गए। अभी शेड्यूल से आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है स्पेशल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं जो कि स्पेशल हैं। तो ये इनमें से छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये एक्चुअली फैक्चुअल डेटा है, इसमें जो चीज़ आपको समझाने वाली होगी मैं उसको कोशिश करूँगा समझाने की। फर्स्ट पॉइंट आपका है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लेंथीएस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। भारत का संविधान सबसे लेंथीएस्ट है। ऐसा क्यों? लेंथीएस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें आपका सेंटर के अलावा स्टेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी चीज़ लॉज और रूल्स अंकित हैं, उसमें डिफाइंड है। तो स्टेट्स को और सेंटर का मिला के, जैसे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए का देखेंगे, वहाँ फेडरल गवर्नमेंट होती है, तो अपने स्टेट्स के अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। तो लेकिन इंडिया में स्टेट्स का और सेंटर का दोनों का कॉन्स्टिट्यूशन एक में ही है, तो इस वजह से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों। सेकंड आपका जिसमें पॉइंट बनता है, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्टेड ऑफ 395 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। वो हम कर चुके हैं कल। अनलाइक द थर्ड पॉइंट, अनलाइक द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए and Australia, the Indian Constitution lays down provisions relating to the government machinery not only in the center but also in the states। ये मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी जो गवर्नमेंट मशीनरी के बारे में जो भी चीज़, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो भी लॉज है, रूल्स है, वो सेंटर के अलावा स्टेट्स के भी उसमें सम्मिलित हैं। ठीक है। अभी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। तो कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स डिटेल्ड प्रोविजन रिलेटिंग टू सेंटर स्टेट रिलेशंस इंक्लूडिंग द इमरजेंसी प्रोविजंस। संविधान में सेंटर स्टेट रिलेशन इमरजेंसी के दौरान उनका जो रिलेशन है वो क्या रहता है। अभी नेक्स्ट अब हम आगे क्लास करेंगे तो उसमें इमरजेंसी का चैप्टर भी आएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इमरजेंसी के दौरान नॉर्मल जो फंक्शनिंग होती है उससे हट के काम करना पड़ता है। उदाहरण के लिए प्रेसिडेंशियल जो इमरजेंसी प्रेसिडेंशियल जो रूल रखता है, प्रेसिडेंट रूल में आपकी जो सारी पावर रिलेटेड टू लॉ मेकिंग सेंटर के हाथों में हो जाता है। प्रेसिडेंट के आदेश अनुसार सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल वॉर और एग्रेशन के केस में जब इमरजेंसी होती है उस टाइम में भी नॉर्मल फंक्शनिंग स्टेट की जो होती है उससे हट के कार्य करना पड़ता है। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद स्पेशल स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू जम्मू एंड कश्मीर एंड सम अदर स्टेट्स सच एज नागालैंड, मिजोरम, असम में गुजरात। ये कुछ एरियाज़ हैं इन स्टेट्स में, शेड्यूल एरियाज़ हैं, शेड्यूल ट्राइबल एरियाज़ हैं। इन स्टेट्स में इन स्पेशल एरियाज़ को अपने रीति रिवाजों के अनुसार अपने नियम जो भी अपना लोकल वहाँ का ट्रेडिशन है उसके हिसाब से कोई भी जजमेंट अगर उनको देनी है उसमें इंडियन पार्लियामेंट कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये कुछ स्पेशल पावर उनको दी हुई है। जम्मू एंड कश्मीर को भी आर्टिकल 370 के थ्रू ऐसी स्पेशल पावर दी हुई थी जिसको भी अभी एब्रोगेट कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका आता है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पीपल ऑफ इंडिया आर द अल्टीमेट सॉवरेन। इसका मतलब पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग ही अल्टीमेटली शासन करते हैं। वो शासन करते हैं क्योंकि वो अपने चुने हुए नेताओं को, लीडर्स को वो वोट करते हैं
और उनके वोट के आधार पर ही किसी पर्टिकुलर एरिया से लीडर को एमपी या एमएलए चुना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया establishes a parliamentary form of government both at the center and in the states। इसका मतलब भारत के संविधान के अनुसार सेंटर और स्टेट में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब क्या होता है? आपका एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। बाई कैमरल जो आपका लेजिस्लेचर होता है। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम कौन से देश से हमने इसको लिया है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने कौन से देश से लिया है। नेक्स्ट देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दो रिटन इज सफिशिएंटली फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब क्या है? एक वर्ड होता है रिजिड और एक होता है फ्लेक्सिबल। देखिए यहाँ फ्लेक्सिबल का मतलब है कि आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। आप भारतीय संविधान में कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। कौन सा आर्टिकल है संविधान में बदलाव के लिए? आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के द्वारा आप संविधान में बदलाव कर सकते हैं। तो इसको हम रिजिड नहीं कहेंगे, फ्लेक्सिबल है। रिजिड का मतलब हो गया आप उसमें कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट इज ए यूनिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट मेक्स द सिटीजन्स ड्यूटीज ए पार्ट ऑफ द बेसिक लॉ ऑफ द लैंड। सिटीजन्स ड्यूटीज, ये जो सिटीजन्स की ड्यूटीज का जो हमने पोर्शन है, ये भी हमने किसी देश से लिया है। ये भी मैं आपको पहले क्लास में करा चुका हूँ कि कौन सी कंट्री से इंडिया ने सिटीजन्स की ड्यूटीज़ को लिया है और अपने संविधान में शामिल किया है। इसका जवाब आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड यूनिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी टू सिक्योर ए ट्रूली वेलफेयर स्टेट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, देखिए ये कुछ इसमें डीपीएसपी इनको जो बोला जाता है, आर्टिकल 39 से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी दर्शाई गई हैं इन आर्टिकल्स में, जो कि उस समय के हिसाब से, जिस वक्त संविधान को बनाया गया था, उस समय के हिसाब से वो चीज़ें कंप्लीट कर पाना संभव नहीं था। तो हमारे नेताओं ने आने वाले समय को देखते हुए, फ्यूचर को देखते हुए इन चीज़ों को इसमें ऐड कर दिया, एक मैसेज, एक संकेत देने के लिए फ्यूचर जनरेशन्स को कि आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिएगा। आप इसमें आप कई चीज़ें दे सकते हैं। उदाहरण के लिए एक आपका आर्टिकल 44 जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड उस समय के हिसाब से डाला गया था। कॉटेज इंडस्ट्री का प्रोविज़न भी इसमें दिया गया है डीपीएसपी में। तो ऐसी चीज़ें जो उस समय पे कंप्लीट नहीं कर सकते थे, उनको भविष्य में कंप्लीट करने के लिए डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट आपका द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट्स द लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स ऑन विच द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर कैन एनेक्ट लॉज अंडर 3 लिस्ट: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये हमने डिवीज़न कल किया था, ये जो डिवीज़न है हमने कल किया था कि जो पावर्स दी गई हैं स्टेट को अलग, यूनियन सेंटर को अलग और कॉन्करेंट अलग, ये 7th शेड्यूल के अंडर आता है। 7th शेड्यूल में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनलाइक अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड्स फॉर ए सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी with the Supreme Court at the apex, the High Court in the middle and the subordinate courts at the bottom। देखिए आप सभी जानते हैं कि इंडिया में जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इसका मतलब क्या है कि आप अगर अपील करते हैं तो आप लोअर कोर्ट से स्टार्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर आप अपनी अपील आगे करते हैं, हाई कोर्ट में करते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है।
कुछ कुछ कंट्रीज़ में अलग प्रोसीजर है। उदाहरण के लिए यूएसए में आप देखेंगे तो उनका स्टेट्स के जो राज्यों के जो कोर्ट्स हैं वो अलग होते हैं और एक फेडरल कोर्ट होता है। फेडरल कोर्ट बस सुनवाई करता है कि आपसी जो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके संबंधित जितने भी अपील्स आती हैं उनको फेडरल कोर्ट सुनता है। इसके अलावा स्टेट्स में आपस में कोई डिस्प्यूट होता है, कोई समस्या होती है किसी चीज़ को लेकर, उदाहरण के लिए पानी के लिए, डैम के लिए स्टेट में आपस में कोई डिस्प्यूट है तो उसके लिए भी फेडरल कोर्ट सुनवाई करते हैं। बाकी अदर प्रोविजंस, अदर पिटिशंस के लिए स्टेट में अपने अलग कोर्ट्स हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अब हाई कोर्ट्स स्टेट के अपने सबके अलग अलग हाई कोर्ट्स हैं, लेकिन हाई कोर्ट से आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि आपका सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी संविधान में, भारतीय संविधान में सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी दिया गया है, नॉट डबल, जैसा कि यूएसए में है, स्टेट का अलग और फेडरल फेडरल कोर्ट जो होता है वो अलग, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू एंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। भारतीय संविधान में कुछ ऐसी चीज़ें सम्मिलित की गई हैं, कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए हैं जिससे कि जो हमारा जुडिशरी है, कोर्ट्स हैं, वो डिपेंडेंट ना रहे पार्लियामेंट पे या गवर्नमेंट पे। अगर कोर्ट पार्लियामेंट पे अगर गवर्नमेंट पे डिपेंड रहेंगे किसी भी कारणवश, तो जो भी जजमेंट होगी वो पार्शियलिटी के साथ पूरी उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। इसी वजह से आपने आपने देखा होगा कि 2015 में सरकार के द्वारा नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया था। वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, सुप्रीम कोर्ट में जो भी जज को आप अपॉइंट करते हैं उस जज की उसको अपॉइंट करने की प्रक्रिया में सेंटर की गवर्नमेंट की तरफ से भी एक उनके कैंडिडेट को उसमें शामिल करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें एग्री नहीं हुआ। उनका जो कॉलेजियम सिस्टम जो चल रहा है अभी फ़िलहाल प्रेजेंट कंडीशन में, कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। तो ये भी एक उदाहरण है कि वो इसमें किसी भी प्रकार का सरकार का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। वो किसी हद तक ठीक भी है। एक कोर्ट ही, जुडिशरी ही एक ऐसी चीज़ है कि जो आम जनता के दिमाग में एक रहता है कि हाँ, हमें यहाँ से न्याय पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ मिल सकता है। अगर उसमें भी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है तो वो एक विचार करने का मुद्दा है। इसलिए इसलिए जुडिशरी आपकी इंडिपेंडेंट मानी जाती है। इसके अलावा पार्लियामेंट में अगर आप कोई जितने भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज के लिए सैलरी के लिए कोई अगर आप बिल लेके आते हैं तो आप उनके उसमें जो मोशन आप जो मूव करते हैं वो उनके अगेंस्ट नहीं कर सकते, अगेंस्ट में नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो आपका आता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड ए बैलेंस बिटवीन द अमेरिकन सिस्टम ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी एंड द ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। इसका मतलब आप अगर ब्रिटिश इंग्लैंड का अगर आप देखते हैं गवर्नमेंट, वहाँ का जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से पार्लियामेंट सर्वोपरि है। पार्लियामेंट जो है कोर्ट के जो जजमेंट है उसको भी क्रॉस चेक कर सकती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोपरि है, अपेक्स है। अगर पार्लियामेंट कोई बिल पास करता है, अगर पार्लियामेंट कोई बिल पास करता है और कोई भी कैंडिडेट एक PIL डाल दे, पिटीशन डाल दे, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा राइट है, हाई कोर्ट के पास पूरा राइट है कि वो उसको रिव्यू कर सके। रिव्यू करके वो आपको अगर वो आपके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं अगर उनको वो क्रॉस करता है, कोई फंडामेंटल राइट को वो किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट वो बिल अगर पास होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है, उस बिल को नल एंड वॉइड साबित कर सकता है। तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि होता है कि सुप्रीम कोर्ट
जुडिशरी पार्लियामेंट से भी सर्वोपरि मानी गई है। नेक्स्ट आपका अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, ये द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट बीइंग ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इट एक्वायर्स ए यूनिटरी करेक्टर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। इसका मतलब कि इमरजेंसी के दौरान हमारा जो भी करेक्टर है गवर्नमेंट का वो यूनिटरी करेक्टर हो जाता है। अभी करंट सिचुएशन में स्टेट के पास अपनी पावर है, कोई भी वो लॉ अगर एनेक्ट करना चाहे तो जो उसको पावर गिवन है स्टेट्स को, वो उस पावर का इस्तेमाल करते हुए वो लेजिस्लेचर में कानून पारित कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर होता है, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, गवर्नर होते हैं, लेकिन इमरजेंसी के दौरान सारा कंट्रोल सेंटर के हाथ में आ जाता है, स्टेट्स का सारा कंट्रोल भी सेंटर के हाथों में आ जाता है। तो इसको हम कहेंगे कि वो यूनिटी टाइप की गवर्नमेंट हो जाती है, जैसा कि ब्रिटेन में होता है, लेकिन ये इमरजेंसी के दौरान ही होता है। एक स्पेशल फीचर है, ये फीचर हमने बोरो किया है जर्मनी से, पहली क्लास में हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका आता है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी अडल्ट अबव 18 years of age has been given the right to elect representative for the legislature without prescribing any qualification based either on sex, property, education or the like। 18 साल से ऊपर जितने भी हमारे पास इंडिविजुअल हैं, जितने भी इंडिविजुअल हैं उनको पास पूरा राइट है वोट करने का। वो नॉट डिपेंडिंग ऑन प्रॉपर्टी, एजुकेशन। पहले पहले प्रिंस या ब्रिटेन के टाइम पे जब हम ब्रिटेन भारत पर राज करता था उस समय वोटिंग राइट्स हर किसी को नहीं थे, सभी को उनके लेवल के हिसाब से ही वोटिंग राइट दिया जाता था, उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से और सेक्स के हिसाब से। अगर मेल है फीमेल है, मेल को राइट दिया जाता था, फीमेल के पास राइट नहीं था वोटिंग करने का। ये चीज़ें अभी संविधान को बनाते वक्त इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा गया। शायद अगर मैं मुझे आप 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा शायद इसको अमेंड किया गया, 21 से एज को 18 किया गया। पहले संविधान में 21 एज दी गई थी वोटिंग राइट्स के लिए, बाद में उसको 89th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 18 किया गया, 18 एज। नेक्स्ट आपका आता है ए डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट इट प्रोवाइड्स फॉर द it provides for the establishment of a secular state regardless of their religious beliefs all Indian citizens enjoy equal rights। हमारे संविधान में हमारे देश को सेकुलर स्टेट घोषित किया गया। सेकुलर का मतलब हमारा कोई रिलीजन एज ए कंट्री कोई रिलीजन हमारा नहीं है, जैसे कि आप और कंट्रीज़ को देखेंगे, उदाहरण के लिए पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, ईरान है, जिन्होंने ये अपने संविधान में लिखा हुआ है कि वो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत एक सेकुलर कंट्री है। ये सेकुलर जो वर्ड है ये कौन से ईयर में इसको संविधान में प्रीएम्बल में ऐड किया गया और कौन से अमेंडमेंट के साथ, आप ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट आपका है द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन और कास्ट नॉर कैन इट कंपेल एनीबडी टू पे टैक्स फॉर द सपोर्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी समय पर ऐसा होता था कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा देने के लिए टैक्स लेते थे, जैसे कि एक जजिया टैक्स पहले लगता था ना, वो नॉन मुस्लिम्स के अगेंस्ट वो जजिया टैक्स लगता था। इन सभी चीज़ों को नोटिस किया गया और संविधान में ऐसे प्रोविजंस को डाला गया जिससे कि ये चीज़ें भविष्य में रिपीट ना हो। नेक्स्ट आपका आता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है स्पेशल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स इन पब्लिक अपॉइंटमेंट्स एंड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इन द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ये रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और भी जो अदर बैकवर्ड क्लासेज हैं उनको रिजर्वेशन दिया गया है, ताकि वो रिजर्वेशन देने का एक मकसद था कि वो मेन मुख्य धारा में जुड़ सके, वो सभी के साथ आ सके। उनका जैसे कि हिस्ट्री को देखते हुए उनको सभी के इक्वल करने के लिए ये चीज़ें दी गई। मंडल कमीशन के द्वारा सबसे पहले इसको प्रपोज किया गया था।
नेक्स्ट आता है एन आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द पंचायती राज. द आइडिया फॉर ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत was provided in the constitution under article 40 of the part 4 which received constitutional legitimacy through the 73rd amendment to the Indian constitution. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो पंचायत आपके गाँव में होती हैं, म्यूनसिपलिटी शहरों में होती है, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया 1993 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा. सबसे पहले ये पंचायती राज में जो पावर्स दो दी हुई हैं वो ये आपका 29 पावर्स पंचायत को दी हुई है और ये आपके शेड्यूल नंबर 11 में आपको ये दिया हुआ है, जैसा कि हमने कल किया था. तो पंचायती राज का मतलब आप ये जितनी भी आपको पावर्स दी हुई हैं ये इसको डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 40 के द्वारा ऑलरेडी ये प्रोविज़न दिया हुआ था, जिसी को हमारे लीडर्स ने आर्टिकल 40 या डीपीएसपी को एज ए बैकग्राउंड में लेते हुए ही इनको संवैधानिक दर्जा दिया. तो फ्रेंड्स, ये हमने आज कुछ स्पेशल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किए थे. आप इनमें से एक बार इसको वीडियो देखने के बाद रिवाइज़ कीजिएगा और हो सके तो नेक्स्ट डे एक बार उसको आप 5 मिनट या 5 मिनट के लिए भी अगर आप देख लेंगे तो ये आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा. और भविष्य में एग्ज़ाम के टाइम में अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो बुक की बजाय मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप इनको शॉर्ट वर्ड्स में सिंगल वर्ड्स में इनको याद रखिएगा, जिससे कि कंप्लीट आपका रिवीजन शॉर्ट ड्यूरेशन में हो सके. ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.